मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में आर्यन एक चमकता हुआ सितारा था। 30 साल की उम्र में उसके पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक आम इंसान देखता है। एक आलीशान फ्लैट, लग्जरी कार और एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। आर्यन के दिन की शुरुआत अलार्म की चीख से होती और खत्म लैपटॉप की नीली रोशनी पर। उसके पास खुद के लिए वक्त नहीं था तो अपनों के लिए कहाँ से होता। उसकी माँ, जो गांव में अकेली रहती थी, महीने में 1-2 बार फोन करती तो आर्यन का जवाब हमेशा एक जैसा होता, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। वो बाद में कभी नहीं आता था। एक शाम जब आर्यन अपने ऑफिस की खिड़की से ढलते सूरज को देख रहा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। वो उसके बचपन के दोस्त राघव का फोन था। आर्यन, दादाजी नहीं रहे, उन्होंने आखिरी वक्त में तुम्हारा नाम लिया था। आर्यन के हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। दादाजी यानी पशुपतिनाथ जी, वही इंसान जिन्होंने आर्यन को चलना सिखाया था, जिसने उसे तारों की कहानियां सुनाई थी। आर्यन पिछले 5 सालों से गांव नहीं गया था। उसे लगा जैसे उसके सीने में किसी ने बर्फ की सिली रख दी हो। 3 दिन बाद आर्यन अपने महंगे जूतों से गांव की धूल झाड़ते हुए अपनी पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। गांव वैसा ही था, शांत और ठहरा हुआ, लेकिन हवेली बूढ़ी हो चुकी थी। दीवारों की पपड़ियां उतर रही थीं, जैसे वे अपनी कहानियां सुनाना चाह रही हों। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग चले गए, गांव के वकील पटवारी जी आर्यन के पास आए। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी। आर्यन बेटा, तुम्हारे दादाजी ने वसीयत में तुम्हारे लिए जायदाद नहीं बल्कि ये पेटी छोड़ी है। उन्होंने कहा था कि जब तुम जीवन की दौड़ में थक जाओ तब इसे खोलना, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अभी खोल लेना चाहिए। आर्यन ने भारी मन से वो पेटी ली। उसे लगा था कि शायद इसमें पुराने गहने या जमीन के कागजात होंगे, लेकिन जब उसने उसे खोला तो वो हैरान रह गया। पेटी में कोई सोना चांदी नहीं था। उसमें थे मिट्टी के कुछ सूखे खिलौने, एक फटी हुई पुरानी डायरी। आर्यन ने कांपते हाथों से खत खोला। पन्नों से दादाजी के हुक्के और पुराने कागज की मिलीजुली महक आ रही थी। मेरे प्यारे आरू, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे, मैं शायद बादलों के पार से तुम्हें देख रहा हूँगा। मुझे पता है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। शहर की ऊंची इमारतों से तुम्हें ज़मीन कम ही दिखती होगी। लोग कहते हैं समय ही धन है, लेकिन मैं कहता हूँ समय ही जीवन है। इस पेटी में जो शीशियाँ तुम देख रहे हो वे साधारण नहीं हैं, वे समय की पोटली हैं। इनमें मैंने तुम्हारे बचपन के वो लम्हे कैद किए हैं जो तुमने भाग दौड़ में कहीं गिरा दिए थे। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का सही मतलब समझना चाहते हो तो अगले 7 दिन इस गांव में बिताओ और हर दिन एक शीशी खोलो। अगर 7 दिन बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा शहर बेहतर है तो तुम जा सकते हो। आर्यन को ये सब पागलपन लगा, लेकिन दादाजी के प्रति सम्मान और थोड़े कौतूहल ने उसे रोक लिया। अगली सुबह आर्यन ने पहली शीशी खोली। उसमें से गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू आई। जैसे ही उसने उस खुशबू को महसूस किया, उसकी आंखों के सामने ही दृश्य कौंध गया। वो 7 साल का था। पहली बारिश हुई थी। दादाजी ने कागज की नाव बनाई थी। आर्यन सूट बूट में नहीं बल्कि सिर्फ एक निकर में कीचड़ में लथपथ नाच रहा था। उस दिन उसे ना प्रमोशन की चिंता थी, ना ईमेल का डर। उसे बस उस नाव को नाली के दूसरे छोर तक पहुंचाना था। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि पिछले 10 सालों में उसने कभी बारिश का आनंद नहीं लिया। वो बस बारिश में भीगने से बचता रहा, क्योंकि उसके महंगे लैपटॉप खराब हो सकते थे। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने गांव को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, चाची के हाथ की बनी मक्के की रोटी और सरसों का साग खाता। उसे समझ आया कि ऑर्गेनिक फूड के नाम पर शहर में वो जो कचरा खाता था, वो इस स्वाद के सामने कुछ भी नहीं था। तीसरी शीशी में एक पुराना सिक्का और नीम का पत्ता था। ये उस समय की याद थी जब दादाजी ने उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। आर्यन को याद आया कि कैसे कॉरपोरेट की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उसने कई बार दूसरों के पैर खींचे थे। वो सफल तो था, लेकिन उसकी आत्मा पर दाग थे। चौथी शीशी ने उसे और भी झकझोर दिया। उसमें एक छोटा सा आईना था। पत्र में लिखा था, आरू, इस आईने में उसे देखो जिसे तुम भूल चुके हो। आर्यन ने आईने में खुद को देखा। उसे अपनी थकी हुई आंखें, डार्क सर्कल्स और चेहरे पर छाई वो बनावटी मुस्कान दिखी। उसे वो मासूम आर्यन कहीं नजर नहीं आया जो शीशम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता था। गांव में रहते हुए आर्यन की मुलाकात नव्या से हुई।
नव्या गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और एक छोटा सा पुस्तकालय चलाती थी। वो आर्यन के बचपन की दोस्त थी जो शहर जाकर वापस लौट आई थी। तुम वापस क्यों आ गई? आर्यन ने एक शाम नदी किनारे बैठते हुए पूछा। नव्या मुस्कुराई। आर्यन, शहर हमें जीने के साधन देता है लेकिन जीवन नहीं। यहाँ मैं बच्चों की आंखों में जो चमक देखती हूँ वो मुझे किसी मॉल या डिस्को में नहीं मिली। तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे हो जो यहाँ नहीं है? आर्यन खामोश रहा। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। 5वें दिन की सुबह आर्यन की आंखें जल्दी खुल गईं। गांव की ताज़ी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट अब उसे शहर के अलार्म से बेहतर लगने लगी थी। उसने कांपते हाथों से 5वीं शीशी उठाई। उसमें एक पुराना स्याही से भरा हुआ फाउंटेन पेन था। जैसे ही उसने उस पेन को छुआ, उसे अपनी किशोरावस्था टीनेज याद आ गई। आर्यन को कविताएं लिखने का शौक था। वो स्कूल की पत्रिकाओं में लिखता था। उसके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन दादाजी हमेशा कहते थे, आरू, जो दिल कहे वही करना, वरना उम्र भर दूसरों की धुन पर नाचते रह जाओगे। आर्यन ने वो पेन हाथ में लिया और एक कोरे कागज पर कुछ शब्द लिखे। स्याही सूख चुकी थी, लेकिन उसकी भावनाओं में अब भी नमी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कॉर्पोरेट की पीपीटी और एक्सेल शीट्स के चक्कर में अपनी रचनात्मकता का गला घोट दिया था। उसने पिछले 10 सालों में एक भी कविता नहीं लिखी थी। उसी शाम वो नव्या के पुस्तकालय गया। वहां छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठकर कहानियां सुन रहे थे। नव्या ने उसे देखते ही कहा, आज शहर के बाबू हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे? आर्यन मुस्कुराया और उसने उन बच्चों को अपनी एक पुरानी कविता सुनाई। बच्चों की तालियों की गूंज ने आर्यन के सीने में वो हलचल मचा दी जो उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकर भी नहीं मिली थी। तभी आर्यन के महंगे फोन की घंटी बजी। उसके बॉस मिस्टर खन्ना का फोन था। आर्यन, कहाँ गायब हो? न्यूयॉर्क वाली डील फाइनल करनी है। अगर ये डील हो गई तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। तुम सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठोगे। कल सुबह की फ्लाइट पकड़ो और वापस आओ। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वही सपना था जिसके लिए उसने रातें काली की थीं। लेकिन दूसरी तरफ गांव की वो शांति थी, वो मिट्टी की खुशबू थी और दादाजी की वो पेटी। सर, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, आर्यन ने दबी आवाज में कहा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता आर्यन। अगर कल नहीं आए तो समझो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। खन्ना ने फोन काट दिया। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। वो हवेली की छत पर टहलता रहा। एक तरफ करोड़ों का पैकेज और ऊंचा रुतबा था और दूसरी तरफ एक अधूरापन जो अब धीरे धीरे भर रहा था। 6ठे दिन की सुबह आर्यन बहुत तनाव में था। उसने 6ठी शीशी खोली। उसमें एक फटा हुआ लिफाफा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक पुराना मनी ऑर्डर का रसीद था। ये वो मनी ऑर्डर था जो आर्यन ने अपनी पहली नौकरी लगने पर दादाजी को भेजा था। उस रसीद के पीछे दादाजी ने कुछ लिखा था। आरू, तुमने मुझे 5000 रुपए भेजे। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उन रुपयों से मैं तुम्हारी वो 5 मिनट की बात नहीं खरीद सका जो तुमने उस महीने मुझसे नहीं की। बेटा, पैसा बैंक अकाउंट भरता है, पर यादें दिल भरती हैं। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है पर साझा करने वाला कोई नहीं, समझ लेना तुम गरीब हो गए हो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर त्योहारों पर घर नहीं आता था और बदले में एक महंगा तोहफा या पैसे भेज देता था। उसे लगा कि वो कितना बड़ा मूर्ख था जो समय को पैसों से तौल रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, उसकी आवाज भर्रा गई। आरू, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ की ममता भरी आवाज ने उसके बांध तोड़ दिए। माँ, मैं ठीक हूँ, बस आपको बहुत याद कर रहा था। आप अगले हफ्ते गांव आ सकती हैं? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। माँ की आवाज में जो खुशी थी वो आर्यन के लिए किसी भी बोनस चेक से बड़ी थी। गांव में ये खबर फैल गई कि आर्यन वापस शहर जा रहा है। नव्या उससे मिलने हवेली आई। उसने देखा कि आर्यन का सूटकेस आधा पैक है, लेकिन वो उदास बैठा है। चले जाओगे? नव्या ने धीरे से पूछा। नव्या, वहां मेरा करियर है, मेरी मेहनत है, मैं सब कुछ कैसे छोड़ दूं? आर्यन ने बेबसी से कहा। नव्या ने उसे हवेली के पिछवाड़े वाले बरगद के पेड़ के पास ले जाकर खड़ा किया। आर्यन, ये पेड़ देखो, इसकी जड़ें गहरी हैं, इसीलिए ये हर तूफान झेल लेता है। तुम्हारा शहर तुम्हें फल तो दे रहा है, लेकिन तुम्हारी जड़ें काट रहा है। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें सफल दिखना है या सुखी होना है। उस रात आर्यन ने फैसला कर लिया। उसने मिस्टर खन्ना को एक ईमेल लिखा।
उसमें इस्तीफा नहीं था, बल्कि एक शर्त थी। उसने लिखा कि वो काम करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, और गांव से रहकर वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपनी टीम लीड करेगा। उसे पता था कि ये जोखिम भरा है, शायद उसकी नौकरी भी चली जाए, पर उसे अब डर नहीं लग रहा था। अब आखिरी दिन था। 7वीं शीशी पेटी के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखी थी। वो सबसे बड़ी और सबसे भारी शीशी थी। आर्यन ने उसे अभी तक नहीं छुआ था। उसे लग रहा था कि इसमें कुछ ऐसा है जो उसकी दुनिया पलट देगा। गांव के लोग भी उत्सुक थे। पटवारी जी आए और बोले, आर्यन बेटा, आज 7वां दिन है। तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि 7वीं शीशी तुम्हारे भविष्य का रास्ता तय करेगी। आर्यन ने धीरे से पेटी से वो शीशी निकाली। उसमें कोई पुरानी याद नहीं थी। उसमें एक चाबी थी और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, हवेली के तहखाने में जाओ, जहां तुम्हारी असली वसीयत इंतजार कर रही है। आर्यन हैरान रह गया। तहखाना? उसे तो पता भी नहीं था कि इस पुरानी हवेली में कोई तहखाना भी है। उसने पुरानी चाबी ली और हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां सालों से अंधेरा था। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी शांति वहां पसरी हुई थी। उसने टॉर्च जलाई। वहां धूल जमी हुई थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज रखी थी जिस पर सफेद कपड़ा ढका था। आर्यन ने धड़कते दिल से वो कपड़ा हटाया। नीचे जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वो कोई खजाना नहीं था, ना ही कोई सोने के सिक्के। वहां दर्जनों लकड़ी के मॉडल, प्रोटोटाइप्स रखे थे। वे मॉडल किसी उन्नत सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम के थे, जिन्हें दादाजी अपनी पूरी जिंदगी में बनाना चाहते थे, ताकि गांव के किसानों को सूखे से बचाया जा सके। दादाजी एक इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग किसी वैज्ञानिक से कम नहीं था। साथ में एक और खत था। आरू, मेरा सपना अधूरा रह गया, क्योंकि मेरे पास ना तो तुम्हारी तरह तकनीक का ज्ञान था और ना ही संसाधन। मैंने ये हवेली और ये ज़मीन तुम्हारे नाम की है, लेकिन ये वसीयत तभी तुम्हारी होगी जब तुम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल अपनों के लिए करोगे। आर्यन की आंखों के सामने अब 2 रास्ते थे। एक रास्ता उसे न्यूयॉर्क के ऊंचे दफ्तरों की ओर ले जा रहा था, और दूसरा रास्ता उस मिट्टी की सेवा की ओर जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। तहखाने की उस धूल भरी मेज पर रखे मॉडल्स को देखकर आर्यन सुन रह गया था। जिसे वो एक मामूली किसान समझता था, उसके दादाजी असल में एक स्वप्न दृष्टा, विजनरी थे। उन्होंने सालों पहले समझ लिया था कि गांव की खेती को बचाने के लिए केवल पसीने की नहीं, बल्कि सही तकनीक की जरूरत है। आर्यन ने एक मॉडल उठाया। वो बांस और मिट्टी से बनी एक ऐसी सिंचाई प्रणाली थी जो कम पानी में भी खेतों को हरा भरा रख सकती थी। पास ही एक डायरी रखी थी जिसमें दादाजी ने हर किसान की जमीन का नक्शा और मिट्टी की गुणवत्ता लिखी थी। इतना सब कुछ और मुझे कभी पता ही नहीं चला, आर्यन बुदबुदाया। तभी पीछे से नव्या की आवाज आई। वो तुम्हें बताना चाहते थे आर्यन, लेकिन तुम जब भी आते थे तुम्हारा ध्यान सिर्फ घड़ी पर होता था। तुम्हें लगता था कि गांव पिछड़ा है, लेकिन असल में गांव इंतजार कर रहा था कि उसका पढ़ा। अगले दिन आर्यन के पास मिस्टर खन्ना का वीडियो कॉल आया। आर्यन, तुम्हारा ईमेल मिला। वर्क फ्रॉम होम, गांव से? क्या मजाक है। तुम हमारी कंपनी के फेस हो, तुम्हें न्यूयॉर्क की मीटिंग में होना चाहिए। कल शाम तक ऑफिस ज्वाइन करो, वरना अपना इस्तीफा तैयार रखना। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वही बरगद का पेड़ था और दूर खेतों में किसान कड़ी धूप में हल चला रहे थे। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो रसोई में गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। 5 सालों में पहली बार उनकी आवाज में वो सुकून था। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, खन्ना सर, मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी ये समझने में कि काम और जीवन में क्या फर्क है। मैं कल नहीं आ रहा हूं, मेरा इस्तीफा आपके इनबॉक्स में होगा। फोन काटते ही आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कई टन का बोझ उतर गया हो। वो अब आर्यन वीपी नहीं था, वो सिर्फ आरू था। आर्यन ने अपनी जमा पूंजी और दादाजी के मॉडल्स को मिलाकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। जो लड़के शहर जाकर छोटी मोटी नौकरियां करना चाहते थे, आर्यन ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। हम इस गांव को बदलेंगे, आर्यन ने पंचायत में गरजते हुए कहा। हम शहर नहीं जाएंगे, हम तकनीक को गांव लाएंगे। उसने अपनी बचत से एक छोटा एग्रोटेक सेंटर शुरू किया। उसने दादाजी के उस पुराने सिंचाई मॉडल को आधुनिक सेंसर और सौर ऊर्जा से जोड़ा। शुरुआत में गांव वालों को शक था, ये शहर का लड़का क्या सिखाएगा। पुराने किसान आपस में खुसर फुसर करते, लेकिन जब पहले महीने में ही गांव के सूखे पड़े खेतों में पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हुआ और फसल लहलहाने लगी, तो विरोध के स्वर तारीफों में बदल गए। रास्ता आसान नहीं था। आर्यन को कई रातें जागकर गुजारनी पड़ी।
कभी बिजली की समस्या, कभी फंड्स की कमी। एक समय ऐसा आया जब उसके पास खुद के खर्च के लिए पैसे कम पड़ने लगे। उसे अपनी लग्जरी कार बेचनी पड़ी। क्या तुम्हें पछतावा है? नव्या ने एक शाम पूछा, जब वे खेतों के बीच बने नए सेंटर की छत पर बैठे थे। आर्यन हंसा। पता है नव्या, शहर में मेरे पास करोड़ों का बैलेंस था, पर रात को नींद की गोली खानी पड़ती थी। यहाँ जेब में पैसे कम है, पर सिर तकिया छूते ही सो जाता हूँ। असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की शांति है। आर्यन और नव्या की नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं। नव्या ने आर्यन की तकनीकी सोच को ग्रामीण संस्कृति के साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। 6 महीने बीत चुके थे। गांव अब एक मॉडल बन चुका था। दूर दूर से लोग आर्यन का स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम देखने आने लगे थे। सरकार ने भी इसे सराहा और बड़े स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव दिया। एक रात आर्यन ने फिर से दादाजी की उस पेटी को खोला। उसे याद आया कि 7वीं शीशी की चाबी तो उसे मिल गई थी, लेकिन शीशी के अंदर का एक छोटा सा कोना अभी भी खाली था। उसने शीशी को उल्टा किया तो उसमें से एक बहुत छोटा पारदर्शी हीरा जैसा पत्थर गिरा। वो पत्थर नहीं था, वो दादाजी का एक सूखा हुआ आंसू था, जिसे उन्होंने कांच में जड़ा था। उसके नीचे एक बारीक लिखावट थी। ये आंसू तब गिरा था जब तुम पहली बार शहर गए थे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जब तुम इस मुकाम पर हो तो इस आंसू को अपनी मुस्कान से धो देना। आर्यन फपक फपक कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी उस सफलता के लिए जो खोखली थी। उसने उसी रात फैसला किया कि वो अब कभी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। आर्यन की माँ सबसे ज्यादा खुश थी। उन्होंने पूरे गांव को दावत दी। आर्यन ने उस दिन अपनी माँ को एक बड़ा सरप्राइज दिया। उसने गांव के स्कूल का कहानी का सार। असली सफलता वो है जहां आपके पास अपने परिवार के लिए समय हो, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो और रात को एक सुकून भरी नींद हो। हम अक्सर कल को बेहतर बनाने के चक्कर में अपना आज खो देते हैं, जबकि खुशियां हमेशा हमारे पास ही होती हैं। बस हमें अपनी समय की पोटली खोलकर उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। आशा है कि आर्यन की ये यात्रा आपके दिल को छू गई होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के आर्यन ने न केवल अपनी विरासत को बचाया, बल्कि खुद को भी पा लिया था। 1 साल बाद गांव की शक्ल बदल गई थी।